आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब के कवायद वाले हिस्से का। कवायद वाले हिस्से को मैंने कई हिस्सों के अंदर तकसीम कर रखा है, तो हम अलग अलग हिस्सों के अंदर मुख्तलिफ कवायद का मुताला करते हुए चले आ रहे हैं। आज का जो हमारा मौजू है बच्चों वो है मुहावरे और कहावतें। इस हिस्से के अंदर, इस सबक के अंदर हम मुहावरे और कहावतों के बारे में मुताला करेंगे जो हमारे दरसी किताब में दे रखी हैं। आपके मुहावरे दे रखे हैं, कहावतें दे रखी हैं, उन सबको एक जगह जमा किया गया है। जमा करने के बाद उनको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और आपको करना क्या है, अपनी नोटबुक साथ रखनी है। नोटबुक के अंदर आपको इनको उतारते रहना है ताकि जब अगली बार आप दोबारा पढ़ो तो आपको फौरन वो ज़हन नशी हो जाए, आपको समझ में आ जाए और इम्तिहान में अगर आपसे पूछा जाए तो उसका आप जवाब बआसानी से दे दो। तो मुहावरे और कहावतें वाला हिस्सा हम शुरू करेंगे। शुरू करते हैं हम ये हिस्सा जिसके अंदर पहले मुहावरे दे रखे हैं और उसके बाद कहावतें दे रखी हैं। मुहावरे और कहावतें हमारी ज़ुबान को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। इससे हमारी ज़बान दिलकश हो जाती है, पुरअसर हो जाती है और साथ ही उसके अंदर वज़न पैदा हो जाता है कहने के अंदर कि हम एक बात हम सीधी सीधी कहें और एक अगर मुहावरे का इस्तेमाल करके बात बोलें तो हमारी बात के अंदर ज़्यादा दिलकशी रहती है, ज़्यादा खूबसूरती हमारे जुमले के अंदर आ जाती है। जैसे मिसाल यहाँ पर दी गई है कि लड़की की शादी होने को हाथ पीला होना कहा जाता है। लड़की की शादी को क्या कहा जाता है? हाथ पीले होना कहा जाता है। कोई अकड़ता है, अकड़ दिखाता है तो उसे कहा जाता है कि देखो सीना फुलाए हुए फिर रहा है। ये बच्चों एक फेल का ही रूप होता है। इन मुहावरों की खास बात ये होती है कि इनके आखिर के अंदर फेल आता है। फेल यानी काम का करने का वस्फ आता है, कुछ ना कुछ काम होने का पता चलता है। जबकि कहावतों के अंदर बच्चों वो जैसा मक़ूला है वैसे के वैसे ही बोला जाता है। किसी न किसी कहानी के ऊपर, किसी बात के ऊपर ये मुनसब रहता है। जो इनकी पैदाइश हुई है कहावतों की वो भी किसी न किसी किस्से और कहानी से हुई है। तो पहले हम मुहावरों का मुताला करेंगे और उसके बाद कहावतों का। मुहावरों के बारे में देख लो बच्चों कि दरअसल मुहावरे फेल ही की एक शक्ल है। फेल का माना होता है काम। हर मुहावरे आपको पीछे कुछ ना कुछ काम मिलेगा करने के अंदर। जैसे हाथ पीले करना, हाथ पीले करना, हाथ पीले करने का मतलब है शादी करना। लड़की की शादी के लिए हाथ पीले करने का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहां पर करना कुछ काम करने की निशानदेही कर रहा है, कुछ फेल की निशानदेही कर रहा है। ऐसे ही मैं आपको बात बताऊं, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ करना, अपनी तारीफ कर रहा है कोई शख्स, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए मुहावरे दरअसल फेल ही की एक शक्ल है जिसमें सीधे तौर पर बात का इजहार करने की बजाय एक मुख्तलिफ और निराले अंदाज का सहारा लिया जाता है। वो क्यों लिया जाता है निराले अंदाज का सहारा? मैंने आपको अभी अभी बताया, बात में वजन पैदा करने के लिए, जोर पैदा करने के लिए, अपने कलाम को दिलकश बनाने के लिए मुसन्निफ या बोलने वाला कारी मुसन्निफ अपनी जबान को दिलकश बनाने के लिए मुहावरों का इस्तेमाल करता है। जैसे मैंने आपको मिसाल बताई अभी कि बेटी की शादी करने को हाथ पीले करना कहा जाता है। हाथ पीले करने का मान है बेटी की शादी करना, या जिसके बारे में हाथ पीले करने ही कहा जा रहा है उसकी शादी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो हम पहले मुहावरों की कुछ मिसालें लेते हैं। जैसे ये है चार चांद लगाना। चार चांद लगाना, अब सीधे सीधे हमें दिख रहा है कि चार चांद लगाना का मतलब चार चांद कहाँ से लाएंगे लगाने के लिए? आसमान में तो एक ही चांद होता है। बच्चों यहाँ पर चार चांद लगाने का मतलब है खूबसूरती को बढ़ाना। एक चांद से आसमान में कितनी खूबसूरती रहती है। आप नज़ारा देखते हो आसमान का और उसको आसमान चांद के साथ बहुत दिलकश लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। एक चांद से खूबसूरत लग रहा है आसमान, अगर उसमें चार चांद लगा दें तो कितना खूबसूरत लगेगा, क्या आलम होगा उसकी खूबसूरती का, उसकी दिलकशी का। तो इसलिए जब कोई किसी चीज़ की खूबसूरती बढ़ा देता है तो कहा जाता है कि चार चांद लगा दिए, खूबसूरती के अंदर चार चांद लगा दिए, बहुत खूबसूरत बना दिया, आला दर्जे की खूबसूरती पैदा कर दी। तो चार चांद लगाना मुहावरे का मतलब है बच्चों खूबसूरती में इजाफा करना। इजाफा यानी बढ़ोतरी, खूबसूरती को बढ़ा देना। और इसको हम अल्फाज में इस्तेमाल कैसे करेंगे, जुमले में इस्तेमाल कैसे करेंगे? देखो, सुब्बा लक्ष्मी अपनी मौसीकी से महफिल में चार चांद लगा देती थी। जब सुब्बा लक्ष्मी गुलकारा जो थी गाने के लिए खड़ी होती थी
तो अपने गाने से महफिल के अंदर 4 चांद लगा देती थी। हामिद की खूबसूरती में उसके कपड़ों ने, जो उसके नए कपड़े आए हैं, 4 चांद लगा दिया। हामिद खूबसूरत है, लेकिन जब उसने नया लिबास पहना अपना, वो नया लिबास पहनकर आया तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। उन कपड़ों ने उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए। यहां माने बच्चों इजाफा करना, आपको ध्यान रखना है, खूबसूरती में इजाफा करना। 4 चांद लगाने का मतलब यह है उस चीज को जो हो रही है और बढ़ा देना। दूसरा है मोती लुटाना, खुश होकर तारीफ करना और रुपया पैसा निसार करना। मोती लुटाना, जो आपसे बन सकता है वो देना, किसी से बहुत ज्यादा खुश होना और खुश होने के बाद उसके ऊपर अपने रुपया पैसा या जो भी उसके पास है तारीफ वगैरह उसकी खूब करना, खूब उसके ऊपर निसार करना। फन के समझ रखने वाले फनकार पर मोती लुटा देता है। जो फन की समझ रखता है, तो अगर उसको समझ में आ गया फन कि फनकार क्या बोल रहा है, ये वो किस तरह का फन दिखा रहा है, तो वो उसके ऊपर मोती लुटा देता है। जुमले में इस्तेमाल है ये। 9-2-11 होना, 9-2-11 होना माने भाग जाना, गायब हो जाना, चले जाना वहां से। तो कौन 9-2-11 होता है? पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया। जिसके मन में खटका है कि मैं चोरी की है, मैंने गलत काम किया है, पुलिस आ रही है, वो मुझे पकड़ लेगी, तो उसने देखा कि पुलिस आ रही है, फौरन रफू चक्कर हो गया, 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होना, भाग जाना। लोहे के चने चबाना, बहुत मेहनत करना। लोहे के चने चबाए कभी? लोहे के चने नहीं चबाए, लेकिन लोहे के चने कोई नहीं चबाता। यहां इस्तेमाल किया गया है मेहनत करने से। आपने लोहे के चने नहीं चबाए, लेकिन लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। क्यों चबाने पड़ेंगे? कामयाब होने के लिए, कामरान बनने के लिए आपको लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। तो कामयाब और कामरान होना है तो लोहे के चने चबाओ। तो लोहे के चने चबाना यानी बहुत ज्यादा मेहनत करना। दुनिया में कामयाब होने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ते हैं। दुनिया में कामयाब होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, आसानी से कामयाबी नहीं मिलती। कामयाब कब होगे? जब बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, और वो बहुत ज्यादा मेहनत करना ही है लोहे के चने चबाना के बराबर है। जब लोहे के चने चबाओगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। तो लोहे के चने चबाने हैं आपको कामयाब होने के लिए। बच्चों आगे देखते हैं, यहां पर है आंख खोलना, बेदार होना। यहां आंख खोलना जागना नहीं है, सोते हुए को जगाना नहीं है। यहां पर मुराद है गाफिल से, जो गफलत के अंदर हो, जिसको होश और आवाज जगह पर नहीं हो, बेहोश सा पड़ा हुआ हो, उसको ध्यान ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, तो उसकी आंखें खोलने के बारे में यहां पर बात हो रही है। उसको गफलत से निकालकर बेदार करने के बारे में बात हो रही है। आंखें खोलना, बेदार होना। जब किसी कोई सच्चाई देख लेता है, कोई बात किसी की पता चल जाती है, गफलत में है किसी की तरफ से और पता चलती है, तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। मिसाल देखिए यहां पर, सच्चाई सामने आने पर सबकी आंखें खुल जाती हैं। सच्चाई सामने आने पर सबकी आंखें खुल जाती हैं। सब पहले ये सोच रहे हैं कि हाँ ये काम अच्छा होगा, ये काम अच्छा होगा, ये शख्स अच्छा है, ये शख्स अच्छा है, लेकिन उस शख्स की सच्चाई सबके सामने आती है कि वो तो पीठ पीछे बुराइयां करता है लोगों की, वो तो खराब काम करता है, वो तो गलतियां करता है। तो फिर जो उसके चाहने वाले हैं, जो उसके मुरीद हैं, उनकी आंखें खुल जाती हैं कि देखो हम इसकी कितनी तारीफें कर रहे थे और अब ये क्या कर रहा है। तो उस जगह पर गफलत से निकलने पर, बेदार होने पर आंख खोलने का जो मुहावरा है ये इस्तेमाल किया जाता है। अगला है हमारा जादू में खोना, किसी फन की लज्जत में खुद को भुला देना। जब मोहम्मद रफी गाना गाते थे तो उनको सुनने वाले उनके गाने के जादू में खो जाते थे। गाने के जादू में उनका गाना जादू जैसा असर करता था। सुब्बा लक्ष्मी जब गाती थी तो सुनने वालों के ऊपर उनका गाना जो है जादू का सा असर करता था। वो सुनते ही रह जाते थे कि कोई नहीं उठता था जब तक उनका गाना खत्म नहीं होता था। तो गीत सुनने वाला मोहम्मद रफी की आवाज के जादू में खो जाता है। यहां जादू में खो जाना मतलब आवाज का जादू या अपने फन का जादू, फनकार के फन में खो जाना। चाहे कैसा भी फन हो, चाहे कोई आपको कुछ खेल दिखा रहा हो, कुछ आपको सुना रहा हो, कुछ आपको करतब दिखा रहा हो, वो सब के अंदर अगर आप खो जाते हो तो ये कहा जाता है कि जादू में खो गए उसके, ऐसा जादू उसने रच दिया। जोहर दिखाना काबिलियत का
मुजाहिरा करना, जौहर दिखाना, जो उसके अंदर काबिलियत है, जो जौहर दिखा रहा है उस काबिलियत को जाहिर करना लोगों के ऊपर। अलग अलग काबिलियत के, देखो मेरे पास ये काबिलियत, मैं इस तरीके से भी ये भी काम कर सकता हूं, मैं इस काम के भी काबिल हूं, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है। वो जाहिर करना चीजों को लोगों के सामने, अपना हुनर जाहिर करना कि मुझे कमजोर समझा गया है, मुझे ऐसा समझा गया है कि मैं काम नहीं कर सकता, और वो सारे के सारे काम करके दिखा देना, वो जौहर दिखाना होता है। देखिए जादूगर अपने जौहर दिखा रहा है। जब जादूगर जादू दिखाता है, जादू का खेल दिखाता है, तो वो बहुत सफाई से सामान को इधर उधर कर देता है और देख कहता है आपसे, देखो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तरह तरह के जादू दिखाता है और आप सोचते हो कि वो जादू कर रहा है, वो जौहर है उसके, वो जौहर दिखा रहा है तुम्हें। वो जादू की जो उसकी कला है वो जौहर दिखा रहा है उसके जरिए आपको। लोहा मनवाना, दूसरे मुकाबिल लोगों को अपना कायल कर लेना। लोहा मनवाना, सामने वाले को कायल कर लेना, किसी भी चीज का कायल कर लेना, यानी कि सामने वाले को सामने अपनी मजबूती जाहिर कर देना कि मैं तुमसे कमजोर नहीं हूं, मैं तुमसे मजबूत हूं, तुम्हें मेरी ताकत माननी पड़ेगी। इसे कहते हैं लोहा मानना। बहादुर शख्स हर जगह अपना लोहा मनवा लेता है। जो बहादुर होता है, ताकतवर होता है, और ज़हीन जो होते हैं वो भी हर जगह अपना लोहा मनवा लेते हैं। यहां पर ताकत का मतलब ताकत जिस्मानी ताकत नहीं बच्चों, जहनी ताकत भी हो सकती है। कोई फन की माहिरीन भी हो सकते हैं, किसी फन में जो माहिर हो वो भी अपनी फन का लोहा मनवा लेता है। जौहर दिखाता है वही लोहा मनवाता है। जौहर दिखाना भी मुहावरा है और लोहा मनवाना भी मुहावरा है। इनको मुहावरों को आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखते रहना है बच्चों। आगे चलते हैं। कदम उखड़ना, कदम उखड़ना, हार के करीब होना, सामने वाले से कमजोर पड़ जाना, हारने की तैयारी हो जाना। कुश्ती के मुकाबले में हामिद के सामने राशिद के कदम उखड़ने लगे और वो हार गया। कदम उखड़ना हारने की शुरुआत होती है कि अब वो कमजोर पड़ रहा है। उसने उसका सामने वाले का लोहा मान लिया, कदम उखड़ने लग गए, अब वो जल्दी ही हार जाएगा और वो हार जाता है। औने पौने खरीदना, बहुत कम कीमत पर खरीदना। औने पौने खरीदना, बहुत कम कीमत पर किसी से कोई माल खरीद लेना, कोई सामान की फरोख्त कर लेना। असलम ने चोरी का सामान औने पौने में खरीद लिया और बाद में उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो जो औने पौने में आप खरीदो फरोख्त करते हो वो खराब माल होता है या उस माल के अंदर कुछ ना कुछ ऐब होता है, इसी वजह से वो सस्ता मिल रहा है, इसी वजह से वो आपको औने पौने में मिल रहा है। तो औने पौने वाले माल से बचना चाहिए, क्योंकि एक लड़के ने यहाँ पर चोरी का सामान औने पौने दामों में खरीद लिया तो फिर उसको उसके अंदर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा पुलिस की, चोरी का सामान खरीदेगा तो। अगर भारी पड़ना, हावी होना, दुश्मन के मुकाबिल ताकतवर होना, ये किससे जुड़ा हुआ है? कदम उखड़ना से, या लोहा मानना जो पीछे आया था हमारा। कदम उखड़ना, लोहा मानना, हावी होना, ये सब एक ही माने के इस्तेमाल हैं। सामने वाले के ऊपर भारी पड़ना, सामने वाले को अपनी ताकत दिखा देना, ताकत के नीचे ले आना। हावी होना, दुश्मन के मुकाबिल ताकतवर होना। पहली जंग आज़ादी में अंग्रेज हिंदुस्तानी फौज पर भारी पड़े थे, हिंदुस्तानी फौज के ऊपर हावी हो गए थे अंग्रेज। हमारी फौज तो थी लेकिन हमारी फौज के अंदर कोई संभालने वाला सही तरीके से सही नहीं संभाल पाया था, मुनज़्ज़म फौज नहीं थी और सही तरीके से लड़ाई नहीं लड़ी थी। इस वजह से अंग्रेज हमारे ऊपर भारी पड़ गए, हावी हो गए। आंख से ओझल होना, गायब हो जाना, दूर चले जाना। कोई दूर जाते हुए शख्स के लिए इस्तेमाल होता है कि देखते ही देखते वो आंख से ओझल हो गया। कोई जा रहा है, कोई चीज जा रही हो, कोई शख्स जा रहा हो, हम देखते रहें, थोड़ी देर में वो आंख से ओझल हो जाता है, तो यानी कि वो गायब हो जाता है, वो पता नहीं चलता, हमारे को आगे निकल जाता है। तो चोर देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया, या बस देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गई, ट्रेन देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गई, हवाई जहाज देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया। कोई भाग रहा है उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि वो शख्स देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया। आगे आते हैं हम, यहां पर है टस से मस ना होना, यानी कि मजबूती से जम जाना, किसी काम के लिए ना मानना। जो बात के ऊपर अड़ गए उस बात पर अड़ गए, अब नहीं हिल रहे। जो बात कह दी एक बार उस बात पे कायम हो गए और उस बात के अलावा कुछ दूसरी बात को ना मानना, टस से मस ना होना।
बिल्कुल भी किसी काम के लिए राजी ना होना, जो बोल दिया एक बार वो उसको बोल दिया। देखिए इसकी मिसाल, हमीद को बाजार चलने के लिए खूब समझाया लेकिन वो टस से मस ना हुआ। कोई लड़का है, उसको बाजार लेकर जाना चाह रहे थे ये लोग, लेकिन उसने मना कर दिया कि बाजार नहीं जाऊंगा। अब उसको खूब समझाया गया कि चल भाई बाजार के अंदर अपन खाएंगे पिएंगे मजे करेंगे और दूसरे काम भी हम बाजार के अंदर करेंगे, तू चल। लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ, वो तैयार नहीं हुआ। हक मारना, दूसरे की चीज के पर गलत तरीके से कब्जा करना, किसी का हक मार लेना, हक किसी और का है और उसके ऊपर जबरदस्ती कब्जा कर लेना, वो हक मारना कहलाता है। कभी भी गरीबों का हक नहीं मारना चाहिए। आगे आते हैं, चेहरा शर्म से सुर्ख होना। सुर्ख यानी लाल, चेहरा शर्म से लाल हो जाना, ऐसा काम कर देना जिससे शर्मिंदगी का बाइस बन जाना, शर्मिंदा होना, शर्माना, शर्मिंदा होना, ये चेहरा शर्म से सुर्ख होने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो, खुद की चोरी पकड़ी जाने पर हामिद का चेहरा शर्म से लाल हो गया। हामिद नाम के लड़के ने क्लास से किसी के बैग से कोई सामान चोरी कर लिया, वो अपने पास रख ली, कोई किसी की किताब वगैरह। मास्टर साहब ने जब उसको पकड़ा और उससे पूछा कि भाई हामिद तूने ऐसा क्यों किया, तो उसको अपनी बात के ऊपर शर्मिंदगी हुई और शर्म से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। इस तरह से हम इसको जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। वार खाली देना, बच जाना, निशाना चूकना। हमने दुश्मनों का हर वार खाली दिया है। वार खाली देना, हमारे ऊपर जो वार हो रहा है, जो सामने वाला हमलावर हो रहा है, हमला कर रहा है, उसके हमले से बच जाना, उससे वार से बच जाना वार खाली देना कहलाता है। आगे आते हैं, आंख लगना। आंख लगना यानी नींद आ जाना। आंख लगना, नींद आ जाना। बाग में ठंडी हवा चल रही थी, लेटते ही मेरी आंख लग गई। आंख लगने का मतलब होता है यहां पर नींद आ जाना। जान में जान आना, इत्मीनान होना, आराम होना, कोई घबराहट वाले काम से निकल जाना, सुकून मिल जाना। हामिद का खोया हुआ सामान मिलने के बाद ही उसकी जान में जान आई। उसका सामान खोया हुआ मिल गया तो उसकी जान में जान आई। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, खुद अपनी ही तारीफें करना, अपने ही बारे में बयानबाजी करना, सब अपनी अपनी ही बातें करना, वो सब कहां पर आएगा? अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना मुहावरे के अंदर आएगा। असलम तो हमेशा अपने मुंह मियां मिट्ठू बनता है। असलम क्या करता है? हमेशा अपनी ही तारीफें करता है। तो जो अपनी तारीफें करता है जब शख्स कोई, तो उस वक्त ये इस्तेमाल किया जाता है कि ये शख्स तो अपने मुंह मियां मिट्ठू हो रहा है। अकल पर पर्दा पड़ना, समझ ना पाना, दिमाग का काम ना करना या गाफिल हो जाना। कुछ वक्त के लिए जब हम कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो कई बार हम ऐसी चीज ले आते हैं कि जो नहीं लानी चाहिए थी, जो हमें पता है कि खराब है और हमारे काम की नहीं है, हमें वो चीज नहीं लानी चाहिए थी, फिर भी वो गलती से या किसी भी तरह से वो चीज हमारी आ जाती है, तो उसको क्या कहते हैं कि अक्ल पे पर्दा पड़ गया था मेरे, जो मैं ये चीज खरीद लाया। मेरी अक्ल पे पर्दा पड़ गया था, ये सामान मैं अपने साथ ले आया। कुछ गलत काम कर दें और बाद में एहसास हो अपनी गलती का, तो मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ गया था कि मैंने वो काम कर दिया, वो गलत काम कर दिया, तो उसके अपने काम के ऊपर शर्मिंदा होना, बाद में एहसास होना। बाजार से सामान खरीदते वक्त मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ गया था, जो इतना नुकसान उठाना पड़ा। कुछ ऐसा सामान खरीद लिया कि जो बहुत महंगी कीमत के ऊपर था और पता था कि भाई कीमत में ज़्यादती है, हमें नहीं खरीदना चाहिए, फिर भी पता नहीं क्या हुआ कि वो खरीद लाए। अब एहसास हुआ घर आके कि हाँ मैंने खरीद ली, गलती कर दी, तो क्या कह रहे हैं अब कि उस वक्त मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ गया था। तो अक्ल पर पर्दा पड़ना, गाफिल हो जाना, समझ ना पाना, दिमाग का काम ना करना। आगे आते हैं, सीना फुलाना, अकड़ दिखाना, गुरूर करना। सीना फुलाना, अकड़ना, किसी को अपनी अकड़ दिखाना। तो देखिए इसका इस्तेमाल, सलमान वैसे तो डरपोक है लेकिन लोगों के सामने बहादुरों की तरह सीना फुलाए फिरता है। बहादुरी दिखाना, लोगों को अकड़ दिखाना, करते हुए चलना। ये थे बच्चों यहाँ पर मुहावरे। अब आते हैं हम कहावतों की तरफ। जो कहावतें आपकी निसाबी किताब में दे रखी हैं, इससे पहले कहावतों के बारे में कुछ तारीफ कहावतों की और कुछ मालूमात है, उसको देखते हैं हम। कहावत वो फिक्रा, जुमला या कौल है जिसे बात में जोर पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
हर कहावत के पीछे कोई ना कोई वाकया या कहानी ज़रूर होती है। कहावत के चंद अल्फाज वो बयान कर देते हैं जिसके लिए आम तौर पर खासी तफसील दरकार होती है। हर कहावत के पीछे कुछ ना कुछ किस्सा, कुछ ना कुछ कहानी ज़रूर होती है कि जिससे वो कहावत वजूद में आई। कहावत के ज़रिए बड़ी बात को, उस बड़े किस्से के अंदर जो बात बयान की गई हो, उस बात को मुख्तसर से अल्फाज में बयान कर दिया जाता है। बिल्कुल छोटे से 2-3 जुमलों के अंदर उस बात को बयान कर दिया जाता है। हर कहावत इंसानी तजुर्बे का निचोड़ पेश कर देती है। उसमें बड़े गुर की बातें होती हैं, बयान होती हैं। ये किसी समाजी या तहजीबी तजुर्बे वाला वाक़या के असर से अपने आप वजूद में आ जाती हैं। ये कहावत कोई बनाता नहीं है, कोई लिखता नहीं है, ये अपने आप खुद ब खुद वजूद में आती है और आगे बढ़ती रहती हैं। नस्ल दर नस्ल, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे मुंतकिल होती रहती हैं। मुल्क दर मुल्क, कई कई मुल्कों के अंदर ये राइज हो जाती हैं और फिर एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक और कभी कभी एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक पहुंच जाती हैं। हमारी ज़बानों में कहावतों का एक बड़ा ख़जाना पाया जाता है। जो हमारी ज़ुबानें हैं, हिंदुस्तान में बोली जाने वाली ज़ुबानें हैं, उनके अंदर कहावतों का बड़ा ज़ख़ीरा है। बहुत सारी कहावतें हमारी ज़ुबान के अंदर जा बजा मिल जाती हैं और बोली भी जाती हैं। तो आते हैं हम कुछ मिसालें कहावतों की। तो देखिए, आसमान से गिरा खिजूर में अटका। ये कहावत कब इस्तेमाल की जाती है कि जब कोई शख्स बड़ी परेशानी से निकलकर छोटी परेशानी के अंदर, यानी एक परेशानी से निकलकर दूसरी परेशानी में आ गया, मुब्तला हो जाता है कि बड़ी मुश्किल से एक परेशानी से बचे लेकिन फिर दूसरी परेशानी के अंदर आके फंस गए, तो उसने इस्तेमाल किया जाता है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंसना। अभी दिल्ली दूर है, यानी कि काम पूरा नहीं हुआ है, अभी मकसद पूरा होने में देर है। ये कब इस्तेमाल किया जाता है? जब काम मुकम्मल नहीं हुआ, अभी काम बाकी है, काम पूरा होना बाकी है, तब इस्तेमाल किया जाता है कि अभी दिल्ली दूर है, अभी क्यों उठ रहे हो तुम, अभी क्यों अपने जाने की तैयारी कर रहे हो, अभी तो काम करो बैठकर, काम बाकी है। अगला है तीसरा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। थोड़ी सी खुशियां हैं, उसके बाद फिर वो गम ही गम, वापस उसी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर लग जाना है। जिंदगी के थोड़े दिन आराम चैन से गुजरते हैं, उसके बाद फिर वही मुसीबतें, फिर वही अंधेरा ही अंधा, फिर वही गम ही गम। तो 4 दिन की चांदनी होती है और उसके बाद फिर अंधेरी रात, इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि कुछ दिन आराम के और उसके बाद वही दुख, वही परेशानियों का सिलसिला शुरू। चौथा है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, कि तू माने या नहीं माने, मैं तेरा मेहमान बन के तेरे घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हूं। ये तब इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, ये मक़ौला, ये कहावत, कि जब एक शख्स किसी दूसरे शख्स के काम के अंदर दखल अंदाजी करता है, बीच में घुसने की कोशिश करता है ज़बरदस्ती। ना तो उससे कोई राय मांगी जा रही है, ना उससे सलाह मशवरा मांगा जा रहा है, लेकिन वो ज़बरदस्ती अपनी टांगें अड़ा रहा है, बता रहा है कि नहीं इसको ऐसे करना चाहिए, नहीं इसको इस तरीके से करो, नहीं तुम गलत कर रहे हो, इसको इस तरीके से सुधार सकते हो। तो वो बीच में दखल अंदाजी करना, मान ना मान मैं तेरा मेहमान कहा जाता है। अपने आप को किसी पर ज़बरदस्ती मुसल्लत करना, ज़बरदस्ती किसी कामों के अंदर घुसना। पांचवा है, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि जैसा करोगे वैसा ही फल पाओगे। सुने होंगे ना आपने ये सारे के सारे कहावत है, ये ज़रबुल मिस्ल, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जो करोगे वैसा भरोगे, करनी भरनी, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जो फल बोओगे उसी का, जो बीज बोओगे उसी के मुताबिक आपको फल मिलेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। छठा देखो हमारा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। काम करना ना आता हो और काम को ही खराब बताए। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? उस शख्स के लिए, उस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो कोई काम कर रहा हो, अब उसको काम करना नहीं आ रहा, लेकिन तरह तरह की चीज़ों में कमियां निकाल रहा है। कभी कह रहा है कि फ़लानी चीज़ नहीं है, कभी कह रहा है कि वो चीज़ लेकर आओ मेरे पास, कभी कह रहा है ये तो मशीन ठीक नहीं है, कभी कह रहा है कि ये ज़मीन ठीक नहीं है, यहाँ पर काम नहीं होगा। ये तरह तरह के बहाने बनाना, तो जो बहाने बनाता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कि ये तो वो बात कर रहा है जैसे नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। आंगन टेढ़ा बता रहा है, नाचना खुद को नहीं आता, काम खुद को नहीं आता, और औजारों के अंदर, काम करने वाली जगह के अंदर, काम करने वाली शख्सों के अंदर कमियां निकाल रहा है। आगे आते हैं, वही मुर्गी की एक टांग।
हमेशा अपनी बात सही साबित करने की कोशिश करना। या आपको याद आ गया होगा वही मुर्गे की एक टांग। हमेशा अपनी बात साबित करने की, सही साबित करने की कोशिश करना। साहब पूछ रहे हैं कि मुर्गे की एक टांग कहाँ है, तो साहब वो मुर्गे ना अंदर दबा के खड़ा हुआ है। फिर उससे पूछा कि देखो मुर्गा तो टांग नहीं खड़ा हुआ, तो बोले तुम उसमें तुम्हारे पके हुए मुर्गे को ही बोलते, अगर कुछ उसको भी आवाज लगाते तो वो मुर्गा भी अपनी टांग निकाल देता बाहर। तो हर बात को अपनी बात आगे रखना, जो कह दिया है उसको सही साबित करने की कोशिश में लग जाना। चाहे झूठ बात ही कह दी हो, गलत बात कह दी हो, लेकिन उसके ऊपर बदलने के लिए टस से मस ना होना। जो कह दिया और उसी को ऊपर चाहे कुछ भी हो जाए वही। एक और इससे जुड़ी हुई है वही मुर्गे की एक टांग से कि परनाला तो वहीं गिरेगा, यानी कुछ भी बात हो, बात वही निकल कर आएगी आखिर में। अपनी बात को ही सही साबित करने की कोशिश करने लग जाएंगे। दूसरा है ऊंट किस करवट बैठता है, आगे क्या अंजाम होता है क्या पता। ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब आगे क्या होने वाला है, तजवीज़ कर रहे हैं आगे होने की। कुछ कह रहे हैं लोग ऐसा होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं आगे ऐसा होगा, मुस्तकबिल में इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। तो फिर कहते हैं कि देखो ऊंट किस करवट बैठता है, ऊंट किस कल बैठता है, आगे चल के पता चलेगा। अगली हमारी, ये सब आप ही की जूतियों का सदका है, बहुत ज़्यादा इनकिसारी जाहिर करना। ये सब आप ही की जूतियों का सदका है। जब कोई किसी की तारीफ करे, कोई किसी की बढ़ाई करे, तो वो इनकिसारी के अंदर सर झुका के बोलता है कि ये सब आप ही की जूतियों का सदका है, यानी कि आपके जरिए ही काम किए गए हैं, आप ही इसके जिम्मेदार हो, आपने ही सारे के सारे काम किए हैं, मैंने कुछ नहीं किया। बहुत ज़्यादा इनकिसारी जाहिर करने के लिए ये कहावत इस्तेमाल की जाती है कि ये सब आप ही की जूतियों का सदका है। अगला है ऊंट के गले में बिल्ली, मुश्किल से निकलने की कोशिश करना। इंसान किसी मुश्किल में फंसा हुआ है, किसी परेशानी के अंदर फंसा हुआ है, तो उस मुश्किल से निकलने के लिए वो तजवीज़ करता है और एक काम को निकलने के लिए वो दूसरा काम उसके साथ शुरू करता है, दूसरा फेल शुरू करता है, वो कहलाता है ऊंट के गले में बिल्ली। इसकी कहानी है, साथ साथ आपकी दरसी किताब के अंदर इसे पढ़ी होगी। तो यहाँ पर हमें सिर्फ इतना ही समझना है कि मुश्किल से निकलने की कोशिश करना, किसी मुश्किल में फंसे हुए इंसान की जुस्तजू करना, निकलने की कोशिश करने के लिए ऊंट के गले में बिल्ली आला ज़रबुल मिसल इस्तेमाल की जाती है। तो बच्चों ये यहाँ पर हमारी कहावतें भी पूरी हो गई हैं। इस सबक के अंदर हमने क्या पढ़ा, मुहावरे और कहावतें। मुहावरे ही पढ़े और कहावतें ही पढ़े। दोनों के अंदर सबसे मोटा फ़र्क ये है कि मुहावरे जो होते हैं वो फ़ेल के मुताबिक बदल जाते हैं, फ़ेल के वक्त के मुताबिक, फ़ेल के काम करने के मुताबिक, उसके जिन्स के मुताबिक बदलते रहते हैं। लेकिन ये जो कहावतें हैं ये जैसी है वैसी की वैसी ही इस्तेमाल होती है, इसकी शक्लें कभी भी चेंज नहीं होती। ये पुराने किसी तजुर्बे के ऊपर मुनसर होती है, तजुर्बे से निकली हुई होती है, कोई किस्सा कहानी इनके पीछे होता है। जबकि कहावतें वो बात में जोर पैदा करने के लिए बोली जाती हैं और साथ ही वो किसी न किसी फेल पर मुबनी होती हैं। जैसे कहावत की मिसाल दूं, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। किसी काम के माहिर के लिए ये बोली जाती है। अब कैसा ही जुमला हो उसको इसी तरह से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दूसरी मैं आपको मुहावरे की मिसाल दूं कि हाथ पीले करना मुहावरे हैं, लेकिन इसकी शक्लें जब हम जुमले में चेंज करेंगे तो अलग अलग जुमले के हिसाब से इसकी शक्लें चेंज होती रहेंगी। जैसे एक जुमले में हम इस तरह से बोलेंगे, इसको लफ्ज़ है, यहाँ पर कहावत है, मुहावरा हमारा हाथ पीले करना इस्तेमाल कैसे करेंगे कि हमने लड़की के हाथ पीले कर दिए। अब हाथ पीले करना नहीं बोल रहे, हाथ पीले कर दिए, शक्ल बदल दी ना इसकी। तो मुहावरे के अंदर शक्ल बदल दी जाती है, जबकि कहावत जैसी है वैसी की वैसी ही इस्तेमाल होती है। आपको इन सारी मिसालों को अपने ज़हन नशी कर लेना है, कॉपी में लिख लेना है, देखना है, इसको उतारना है, समझना है और इम्तिहान के लिए तैयार रहना है। मुहावरे और कहावतों वाला ये हिस्सा हमारा मुकम्मल हो गया है। अगले हिस्से के साथ फिर एक मैं कवायद के साथ आपके सामने पेश होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।